वेलकम टू अवर वर्ल्ड। तो आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ये एक शापित हवेली की है, जिसके बारे में पूरे इलाके में जो है एक दहशत व्याप्त थी। लोगों को इतना डर था उससे कि 6 बजे के बाद वहाँ पे लोग क्या परिंदे भी पर नहीं मारते थे। अब हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं शहरों में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे जाना मना होता है। बाहर से आने वाले लोगों को तो इन बातों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो सारी कहानी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो शापित हवेली की हम बात कर रहे हैं ये एक ऐसे कस्बे में थी जो रात को पेड़ों की वजह से ऐसे काले धुंध में छा जाता था, जहाँ पे एक इंसान को दूर पे खड़ा हुआ इंसान ना दिखे। तो कहानी की शुरुआत होती है धीमी हवा की फनफनाहट के साथ, जिनको और खौफनाक बना रही थी टूटी खिड़कियों की आवाज़ें। ऐसी चरमराती हुई आवाज़ जैसे खिड़कियाँ ही चीख चीख के मदद मांग रही हों। रात का अंधेरा पूरे कस्बे पर छाया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी टूटी फूटी हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी, और ये वही हवेली थी जिसकी कहानी हम आज आप सबसे शेयर करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि चांद की टूटी फूटी जो हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी वो इस हवेली को और भी भयानक बना रही थी। ये हवेली काफ़ी पहले अबेंडन हो चुकी थी और लोगों ने इसके आसपास जाना या इसके अंदर जाना छोड़ दिया था। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब कोई चीज़ अबेंडन करती जाती है उसके आसपास का जो माहौल होता है वो कितना डरावना हो जाता है। इसके आसपास भी कई ऐसी अनचाही झाड़ियाँ और पेड़ पौधे उगाए थे जो इसके आसपास के वातावरण को और भयानक बना रहे थे। पैरों की टहनियाँ हवाओं में ऐसे हिले रही मानो किसी अदृश्य हाथ ने उनको पकड़ रखा और जोर से हिला रहा हो। तो हमारी जो कहानी की नायिका है जो एक आशिमा पत्रकार है, कहते हैं ना कि हमारे जो जिज्ञासा होती है वो कभी कभी हमें तो कैरियर की उस ऊंचाई पर ले जाती है जहाँ पे दूसरों का पहुँचना मुमकिन नहीं है, लेकिन कभी कभी यही जिज्ञासा हमें ऐसी जगह फंसा देती है जहाँ से निकलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। खैर, आशिमा जो जिज्ञासु पत्रकारिता थी वो एक ऐसी कहानी की तलाश में थी जो उसके करियर को एक नई ऊंचाई देते। आशिमा ने अभी हाल ही में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की थी और वह आस-पास के इलाकों में कोई ऐसी एक खबर कवर करना चाहती थी जो एक मिस्ट्री को रिवील कर दे। उसे यहाँ पे पता चलता है पास के एक गाँव में एक हवेली के बारे में, एक ऐसी हवेली जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ पे जो एक बार गया वो कभी लौट के नहीं आया। वहाँ अभी भी चीखें गूंजती और ऐसा लगता है कि मानो कोई है जो आपसे मदद मांग रहा है। अब यहाँ पे आशिमा डिसाइड करती है कि मैं उस हवेली में जाऊँगी और उसका सच दूसरों के सामने ला के रखूँगी। और अगर ऐसा हो जाता तो सच में आशिमा उस लेवल पे पहुँच जाती जहाँ पे उसे एक रिस्पेक्टेड पत्रकार की नजर से देखा। खैर, ये सोचते ही आशिमा प्लान करती है कि अगले दिन वो इस गाँव के लिए निकलेगी और पहले आसपास के लोकल लोगों से थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी करने के बाद इस हवेली में जाएगी। अब आशिमा वहाँ पहुँच तो जाती है, लेकिन आखिरी वक्त पे उसका दोस्त जो उसके साथ इस स्टोरी को कवर करने वाला था वो यहाँ धोखा देता है। अब होता क्या ना दोस्तों कि हम लोग बनाते तो बहुत सारे लोग हैं मिलकर प्लान, और आखिरी में बहुत सारे लोग अपना हाथ खींच लेते हैं। खैर, गाँव में आते ही आशिमा की पहले मुलाकात होती है एक चाय की टपरी पे जो उसे बस स्टैंड के ठीक सामने खुली मिलती है। वहाँ पे एक बुढ़े बुढ़िया कपल जो होते हैं, कह सकते हैं बुजुर्ग दंपति, जो काफ़ी टाइम से शायद उस चाय की टपरी को चला रहे थे। अब आशिमा जो होती है वो सोचती है यही मेरा पहले विटनेस बन सकते हैं जो मुझे इस खाने के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। आशिमा उनके पास जाती है। तो खैर, एक्चुअली आपको पहले एक रूपरेखा समझनी पड़ेगी। यहाँ पे जो ये गाँव है ये इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पे ना सरकार आती है ना सरकार का कोई ऑफिस है, तो इस वजह से सरकार की कोई भी स्कीम का जो बेनिफिट है वो इस गाँव को नहीं मिलता। तो यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि गाँव के लोग गाँव छोड़ के शहर पे जा रहे हैं, लेकिन शहर का कोई यहाँ पहली बार आता है जो आशिमा होती है। अब आशिमा को देखते ही वो बुजुर्ग दंपति जो होता है थोड़ा हैरान भी हो जाता है और परेशान भी, और इसके भाव उनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई देते हैं। अब आशिमा उनके पास आती है, उनका अभिवादन करती है और फिर पास में बैठ के बोलती है कि आंटी एक चाय पिलाइए। अब भाई वो बुजुर्ग दंपति जो होता है वो पहले तो आशिमा का चेहरा देखता है, फिर आशिमा के साथ आए हुए सामान को देखता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि आशिमा यहाँ रुकने के इरादे से। अब भाई चाय जो होती है वो आंटी लेके आती हैं, आशिमा के सामने रखती हैं। अब आशिमा थोड़ा इधर उधर की बातें करते करते आंटी से उसी हवेली के बारे में पूछती है। अब आंटी ये हवेली का नाम सुनते ही थोड़ा डर जाती हैं और बिना कुछ जवाब दिए बड़े अजीब सा एक्सप्रेशन देके अंदर चली जाती है। इसके बाद अंकल जी आते हैं जिनके हाथ में 2 बिस्किट होते हैं और वो वहाँ पे बिस्किट रखते थे। तो आशिमा वहाँ पे अंकल से जोर देते हुए पूछती है, अंकल मैंने अभी आंटी से उस हवेली के बारे में पूछा था लेकिन वो बिना कुछ जवाब दिए अंदर चली गई, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस हवेली के बारे में? अंकल के जो एक्सप्रेशन होते हैं बड़े गंभीर हो जाते हैं और वो आशिमा को देखते हुए पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो, किस लिए आई हो? तो यहाँ आशिमा बता दिया कि अंकल मैं एक पत्रकार हूँ, मैंने हाल ही में पत्रकारिता स्टार्ट की है और मैं ऐसी स्टोरी की तलाश में हूँ जहाँ पे लोगों को अंधविश्वास और भूत प्रेत इन सब बातों में बहुत विश्वास हो रहा है, ताकि मैं उस स्टोरी को कवर करके उसके पीछे के रहस्य को उजागर कर सकूँ। अंकल उसकी आंखों में आंखें डालते हुए देखते हैं और गंभीर और लहजे में कहते हैं, बेटा तुम जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ, और शहर में ऐसी बहुत सी स्टोरीज होगी जिन्हें तुम कवर कर सकती हो। पर आशिमा को जोर देती है, नहीं अंकल प्लीज़ अंकल बताइए ना मुझे। अब यहाँ पे होता क्या, जो वो अंकल होते हैं वो पहले तो सोचते हैं, इधर उधर देखते हैं, फिर बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बस कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। यह हवेली जो थी वो कभी जो है बहुत महफिलों से सजी रहती थी, लोगों का आना जाना, बड़ी बड़ी पार्टी, और वहाँ के जो मालिक थे विक्रम, उनका बिजनेस जो था वो पूरे स्टेट में हर जगह फैला हुआ था। आज भले ही वो वीरान पड़ी हुई है पर एक समय वो इस इलाके की शान हुआ करती थी। अब आशिमा ये सुनती है तो आशिमा की जिज्ञासा भाई बढ़ जाती है। यहाँ पे आशिमा को लगता है कि अरे भाई मतलब एक आदमी जो पूरे स्टेट में जिसका बिजनेस चल रहा है, जो इतना अमीर है, इतना रईस है कि उसकी हवेली से उस इलाके की पहचान है, वो अचानक से ऐसा होगा कि भाई हवेली ही बंद हो गई। तो अंकल बोलते हैं अंकल थोड़ा बताइए। तो अंकल कहते हैं हाँ सुनो। अचानक से एक दिन विक्रम की जो बीवी और बच्ची थी वो हवेली से गायब हो जाती है।
अब लोगों में तो तरह-तरह की बातें होने लगती हैं कि भाई क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि विक्रम ने अपनी बीवी को मार दिया क्योंकि उसको शक था कि उसके अवैध संबंध जो है उसी के यहाँ काम करने वाले एक मंत्री से थे। कुछ लोग कहते हैं कि जो विक्रम की वाइफ थी उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी बच्ची को कोई है बीमारी थी गंभीर। तो भाई जितने मुँह उतनी बातें। फिर हमें अंकल जो होते हैं बस इतना बताते हैं कि बेटा उसके बाद जो है विक्रम भी अचानक से गायब हो गया और फिर उसके बाद किसी ने नहीं देखा। उसके बाद लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि शायद विक्रम की बीवी का भूत है जिसने उस हवेली को पोसेस कर लिया और उसी ने विक्रम को मार के उसकी लाश को कहीं छिपा दिया। अब इससे ज़्यादा बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, इसलिए मेरी मानो तो तुम वहाँ से चले जाओ। अब यहाँ पे आशिमा जो होती है वो पहले सोचती है कि मैं क्या करूँ, मैं स्टोरी कवर करूँ कि ना करूँ, और करूँ तो फिर अकेले करना सही रहेगा या नहीं। तो दोस्तों होता है ना, इंट्यूशन पावर होती है और लड़कियों की तो ज़्यादा तेज होती है। तो यहाँ पे वही आशिमा के साथ होता है। उसका दिल कह रहा था कि ऐसी जगह पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे जान के लाले पड़ जाए। तो दिमाग जो है वो कह रहा था कि सोच आशिमा, अगर तूने ये स्टोरी कवर कर ली और तूने इसके पीछे का रेफर ज़्यादा कर दिया, पता लगा लिया विक्रम है कहाँ और उसके बीवी बच्चों के साथ क्या होता, तो सोच तू रात ही रात स्टार बन जाएगी। अब आशिमा का ये सोचते हुए थोड़ा सोचती है, फिर अंकल बोल दिया, अब अंकल अगली बस आने में तो जैसे मैंने पता किया था 3 दिन है, तो आज संडे है, अब अगली बस तो जो है वो बृहस्पतिवार को ही आएगी, तो क्या मैं तब तक यहाँ पे कहीं गाँव में कोई ऐसी जगह जहाँ रुक सकती हूँ। अब भाई अंकल आंटी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कुछ आंखों में इशारा होता है जिसे आशिमा भी देख रही है। फिर अंकल कहते हैं बेटा एक काम करो, इस गांव के जो सरपंच है वो हमारे मित्र, तुम उनके पास चले जाओ, मैं तुमको पता बता देते हैं और उनसे जाके बात करो, हो सकता है शायद वो अपने घर में तुम्हें पनाह दे दें, क्योंकि इस गांव में सिर्फ उन्हीं का ऐसा घर है जहाँ पे तुमको पनाह मिल सकती है। अब भाई आशिमा उनको धन्यवाद कहती है, एड्रेस लेती है और सीधे निकल लेती है गाँव के अंदर। अब रास्ते में जो है जैसे जैसे वो गाँव के अंदर जा रही थी उसको महसूस हो रहा था कि हाँ भाई हवा जो है ना वो थोड़ी भारी होती जा रही है। आशिमा को ऐसा लगा था जैसे उसके सीने पर कोई प्रेशर पड़ रहा है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो आशिमा को लगता है कि शायद मैं बचपन से शहर में पली बड़ी हूँ तो गांव में पहली बार आने की वजह से मुझे ये सब फील हो रहा है। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए सीधे सरपंच के घर पे पहुँचती है। भैया वो काफ़ी आवाज़ देती है, सरपंच का घर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन वहाँ आदमी के नाम पे कोई भी दिखाई नहीं देता। और दोस्तों यहीं से खेला की शुरुआत होगी थी आशिमा के साथ, जो आगे चल के उसकी लाइफ बदल जाती है। तो होता क्या है, काफ़ी आवाज़ देने के बाद पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकल के आता है। तो आशिमा पूछती है यही सरपंच है, वो उसके पास जाती बोलती है हेलो मेरे को जो है वहाँ पे चाय की टपरी वाले अंकल आंटी ने भेजा है, चाय का है, मैं आई हूँ आपके गाँव में स्टोरी कवर करने के लिए और मुझे 3 दिन के लिए मिलने के हमारी बात हम तो यहाँ पे काम आशिमा अपनी नाक को सिकोड़ते हुए वहाँ से निकल लेती है। अभी तक भाई दूसरा वाला जो रूम था वो घर के पीछे
मैं टोका दे तो कहती है अरे नेहा देख जा रहे अब भोजन बना हुआ है दिन का, कहिए बर्फ अब उठा दी बात को नेगलेक्ट करेंगे, अगर कभी तो हो सकता है गाड़ी करने से ढंग से बात ना करें, वो बॉन्डिंग ना हो, फिर हवेली काम नहीं। तो कहती है ठीक है दादी, मैं इस बात को भी कवर करूँगी और इसके पीछे का जो रहस्य है वो उजागर करूँगी, पर दादी उससे पहले आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी छोटी सी। अब आंटी अपने आँखें बड़ी बड़ी करके कहती हैं हाँ बताओ करनी है बेटा। कहती है दादी जो यहाँ पे वो हवेली है जो ऊपर बनी हुई है उसकी क्या कहानी है और वो ऐसा अबेंडन कैसे हो गई? वो तो काफ़ी दिखने में अच्छी है, मैंने उसकी पुरानी फोटोज देखी नेट पे, वो तो मतलब अलग ही थी ना। और भाई वहाँ का जो मालिक था विक्रम, उसका तो काफ़ी बराबर व्यापार था। दादी कहती है ऐसे ना सुनो, तुमको हमारे यहाँ का रहस्य उजागर करना हो ना करना हो तुम्हारी मर्जी, हवेली से दूर और हमको भी दूर, हमें ना फंसा अपने चोच लो। अब भाई आशिमा को काटो तो दादी की बीच में रोटी चल रही ना जैसे पर वो रोटी नहीं आप उसको काटो तो ठीक है दादी बचा नहीं है। फिर जाने क्या सोच के जब वो जा रही होती है दादी से वापस ठीक है क्या जानना चाहिए तो बताती है भाई मुझे लगता है जो उसको बताया था, लेकिन मैं इसके आगे कहानी जान जाती है उसके बीच बीच के जो ब्रोकन पॉइंट्स हैं। दादी कहती जितना बेटा तुमको पता है ना वो वैसे भी बहुत ज़्यादा है। अब तुम्हें काम करो, तुम घर जाओ, ऐसी रात हो रही है और गाँव में जो है ना 6 बजे के बाद भटकना जो है ना सही नहीं, तो खास कर उधर हवेली तुम रह कहाँ रही है? सरपंच के पीछे घर है उनका पुराना, उसी को साफ कराया हमारे लिए। तो दादी कहती अरे उस घर में तो नहीं रहना चाहिए था, सरपंच तुम्हें आगे रख दिया, तो बहुत गलत बात है। कहती क्यों? कहती नहीं कुछ नहीं बेटा, एक काम करना उस घर में जब तुम जाओगे तो उसके पीछे दीवार पे जो खिड़की है जहाँ हवेली दिखती है उसका पर्दा हमेशा डाले रखना और उस खिड़की को बंद रखना। भाई यहाँ पे जो होती है आशिमा वो थोड़ा डर जाती है, जल्दी जल्दी पाँव बढ़ाती है, अपने रूम पे पहुँचती है। भाई देखती है वहाँ पे सरपंच जो होते हैं वो बैठे इधर उधर की बातें चल रही हैं लोगों से, लेकिन ये अपने रूम में जाती है और फिर जाके भाई उस खिड़की को देखती है जहाँ पे वो हवेली साफ दिखाई देती है। अब भाई ये नोटिस करती है ना कि इसको हवेली में शायद जो है ना कोई खड़ा दिख रहा है। अब इसको लगता है कि शायद मैं थक गई हूँ और इतने लोगों की डरावनी बातें सुन के हेलोजिनेट कर रही है। ये हो जाती है वहाँ पे शाम, चुपचाप बंद करती खिड़की और लेट जाती है। अभी थोड़ी देरी लेटी थी, इसकी आँख लग जाती है। जैसे इसकी आँख लगती है इसके कान में एक बड़ी डरावनी और एक मर्दाना आवाज़ पड़ती है, आशिमा आशिमा। तो भाई आशिमा तो एकदम इसका खून जम जाता है एकदम। जब इसको पता है कि भाई मेरे आस पास तो कहीं तो आवाज़ सुनती है, फिर जब ये बहुत ध्यान से सुनती है तो इसको वो आवाज़ जो है ना उस हवेली की तरफ आती है, सुनाई देती है। अब यहाँ पे जो इसकी जिज्ञासा है वो बहुत बढ़ जाती है। अब वो कहती है कि आप कुछ भी हो मैं डरूंगी नहीं, और ये शायद गाँव वाले मिलकर मुझे डरा रहे हैं ताकि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और इनका जो ये रहस्य ये भेद है कभी खुल ना पाए। अब वो डिसाइड करती है आज खाना खा लूँगी तो आज जल्दी खाना खा लूँगी 7 बजे तक, और फिर 8 बजे चुपके से जो है ना यहाँ से निकल लूँगी हवेली की तरफ। अब ऐसा ही होता भी है, ये खाना वाना खाती है 7 बजे और इसको पता है भाई गाँव वाले जल्दी 8 बजे तक बंद होकर के लेट जाते हैं। अब भाई जैसे ही गाँव वाले लेटे सब थोड़ा सन्नाटा हुआ गाँव में, ये चुपके से निकलती है एक डोर से क्या कुछ जरूरत का सामान है और साथ में ही अपना कैमरा ले जाना नहीं करती। और ये जो कैमरा है ना ये भाई बहुत ज़्यादा मतलब
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इफेक्ट। तो कहना याद रखिएगा। अब ये पहुँचती है भाई हवेली। हवेली का गेट जो होता है उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है चौधरी विक्रम सिंह ठाकुर। पढ़ती है नाम को थोड़ा समझाती है भैया, गेट पे इतना भयंकर लिखा है, नक्काशी देखी है, समझ जाती है कि यहाँ रहने वाले आदमी कैसे। अब वो चलती है, गेट खोलती है और अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। अब जैसे जैसे बढ़ने लगती है वो ये बात महसूस करती है कि उसका शरीर जो है वो बहुत भारी होता जा रहा है। वो जो हवा है वो अजीब से चलने लग गई है, थोड़ा तेज़ हो गई है। चारों तरफ का जो माहौल है बहुत डरावना हो रहा है। हवेली के आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो मतलब कुछ अलग ही दिशा दे रहे हैं हवा को, कुछ अलग ही हवा में। अभी डरते डरते थोड़ा अंदर तो चली जाती है। अब देखती है कि दरवाजा है बंद और उसके कुंडे पे जो है ना एक तलावा बांधा गया और नींबू लगाया गया। अब यार होता क्या है ना, आजकल की जनरेशन जो ये सब चीज़ें मानती नहीं है। पुराने ज़माने के लोग जो इन चीज़ों में बहुत विश्वास करते हैं। तो पूजा पाठ, भूत प्रेत, हवा, जिन, वो इन सब चीज़ों के लिए हमेशा से जो है ना विश्वास करते हैं। अब भाई ये तो रही जेनजी जनरेशन की ना, और जेनजी वाले तो तुम्हें पता है ऊपर से शायद जो है थोड़े ज़्यादा ही वो होते हैं। उनको मतलब घुसना जरूर है, उन्हें ऐसी जगह पर ना करना जरूर है जहाँ पे उनकी सांसें पूरी करते हैं। अब ये क्या करती है भैया, नींबू निकाल के फेंकती है, कलावा तोड़ती है, कुंडा खोलती है अंदर। अब होता क्या ना मेरे दोस्त, जो दरवाजा होता है वो इतने साल से बंद होता है, जब वो खुलता है तो उसमें ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई किसी को आदमी के तुम धीरे धीरे सीने के अंदर तलवार घुस रहे हो। बड़ा चरमराते हुए होता है। भाषमा जैसे अंदर घुसने वाली होती है, तुरंत अपना कैमरा निकाल के उसका बटन दबाती है और अंदर जाती है। अब भाई वो जो हवेली होती है ना उसका सारा सामान वैसे ही रखा हुआ है, मकड़ी के जाले लग गए एकदम, मतलब खराब वो हो गया उसका डरावना सा एकदम। अब होता क्या, अंदर होता है 2 बंदे। तो ये सोचते हैं कि शायद बिजली आती है, ढूंढती है बटन कहाँ है बटन, मिल जाता है बटन, चलाती है, देखती है कि अरे बाप रे, अरे मकड़ी के जाले होते हैं, ऐसा लगता है पर्दा वर्दा लगा। तभी अंदर चलती रहती है, एक्सप्लोर कर रही होती है। वो हवेली इतनी बड़ी होती है कि तुम एक बार में एक्सप्लोर करेंगे, सोच के नीचे का एक्सप्लोर करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। अभी नीचे ढूंढ होती है तो उसको एक दरवाज़ा दिखता है जो है रास्ती है, एक दरवाजे के पास जाती है और उसको छट्टे पे खोलती। तो अंदर एक बहुत अच्छा सा रूम होता है, मतलब वो अच्छा इन द सेंस सजावट बहुत अच्छी होती है। होता वो बुता ही है डरावना, मकड़ी के जाले, ये पहली तरह जो से देख जाते हैं जैसे लाइट लाती है सामने दिखती है। ये पड़ती है मेरी अभी भी जो है ना एकदम जिज्ञासा की एकदम इसका हावी है ना कि इस वक्त में जो बुद्धि होती है वो भी नहीं सारी रही है सबकी रहती है। हवेली में तो पुराने से फ्रेश होते हैं, किचन से जाती हूँ, किचन में देखती हैं खाना वाना बना हुआ है लेकिन सड़ गया है, उसका सड़ के ऐसा हाल हो गया कि क्या ही बताऊं। ठीक है, तो ये आगे आगे बढ़ती रहती है। अभी अचानक से इसको क्या होता है ना, धीरे से बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है। बच्चा जो है ना आसपास ही है, कहीं हंस रहा है। अभी देखती है भैया कि हाँ कहाँ है बच्चा, आवाज़ सुना देती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। ये अभी सोच ही रही होती है कि आवाज़ बंद हो जाती है और अचानक से किसी औरत की सिसकियाँ सुनाई देती है, जैसे कोई सुबह कर रहा हो, रो रहा हो। फिर अचानक से अपने जो ऊपर वाला फ्लोर होता है उसके जीने से किसी के कदमों की आवाज़ आती है, जैसे कोई भारी कदम से उतर रहा हो उसकी तरफ। तभी को लगता है कि दीवारें जो है वो खुद से सांस ले रही है। जैसे जैसे वो जो कदम की आवाज़ आ रही थी ना सीढ़ी से उतरते हुए, वो कदम इसकी तरफ ही आ रहे थे। अब भाई आसमान क्या होती है ना, वो जड़ हो जाती है, उसका खून जमने लगता है, उसे लगने लगता है कोई है जो उसकी तरफ आ रहा है। थोड़ी देर में उसको एक हल्का हवा सा झोंका जो होता है ना उसके कानों के पास से उसके बालों को उड़ाता बनता है। और ऐसे महसूस होता है कि आपके कदमों की आवाज़ जो है वाले और इससे दूर होती है। ये करती है। अभी इसका घर जो था वहाँ पे जो है आसमा कभी भगवान का मंदिर ना कि भगवान को चीज ना को करना। तो ये बात क्या करती है, हमें सोचती है नहीं ये सब नहीं होता, मैं पसंद कर रही हूँ जरूर जो है पुरानी हवेली लकड़ी की चीज़ें हैं जो अभी भाई अंदर एक्सप्लोर करना शुरू करती था। ये बोलती है समझ आती है डायरी जो है एक हवेली का मालिक। अभी डायरी खोलती है तो डायरी में लिखा होता है मैं विक्रम हूँ, इस हवेली का मालिक हूँ। और अगर आज तुम इस डायरी को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं इस दुनिया में नहीं। तुम इस डायरी को पढ़ रहे हो, आज तुम्हें मैं वो सच बताऊँगा जिसको इस हवेली की 4 दीवारी के बीच में चिंता जलाते हैं। और ऐसे करते करते वो डायरी पढ़ना शुरू करते हैं। हर एक पेज को पढ़ने के बाद ही उसके जो चेहरे पर पसीने की बूंदें होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो विक्रम जो यहाँ पर अपनी स्टोरी सुनाता है वो कुछ इस तरह विक्रम बताता है कि मेरा टाइम बड़ा अच्छा चल रहा था, एक खूबसूरत बीवी थी, एक प्यारी सी बच्ची थी और हम तीनों बहुत खुश थे। घर में नौकर चाकर थे, लोग थे काफ़ी, और मेरा जो व्यापार था वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। धीरे धीरे जो है समय बीतता गया और मैं गाँव वालों के बीच में काफ़ी फेमस हो गया। इसी बीच मैंने डिसाइड किया कि मैं गाँव में जो है क्योंकि उस वक्त जो है देश आज़ादी हुआ था और
पे जो है गाँव को भी एक इंसान है, क्योंकि अगर गाँव का कोई बंदा ही पार्लियामेंट में बैठेगा जाके तो गाँव के लिए कुछ ज़्यादा कुछ कर देगा। तो मैं एक तरीके से थोड़ा सा राजनीति में भी इन्वॉल्व हूँ। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो एक बड़े परिवार की बेटी थी, वहाँ पे उन्होंने लव मैरिज किया, वो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि वहाँ पे कुछ काम में उसकी वजह पड़ती थी, मुझे लगा कि उसके चेहरे की लाइनों को काम वगैरह मेरी छोटी जो बेटी थी जो बहुत छोटी थी वो अपनी माँ को देखी। उसकी एक मुस्कान जो थी वो मेरा दिन निकलते तक बात करती थी कि मैं पूरे दिन अपने आप को बर्फ नहीं देती। खैर, धीरे टाइम निकल गया।